हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम है माई लर्निंग क्लासेस के सीबीएसई चैनल पे। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हमने गिब्स फ्री एनर्जी और ईसीएल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और कैसे उसको निकालते हैं वो सब हमने देखा था। तो आइए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेगा, अगर आप देखोगे तो। ठीक है। ठीक है। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। ई और इनर्ट क्या होता है, आपका इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब जिनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, और एक्सटेंसिव मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। ये सब चीजें हमने क्या कर ली थी, देख ली थी। और उसको निकालने का तरीका भी बताया था यहाँ पे। अगर आप अमाउंट चेंज कर देते हो वॉल्यूम, तो इस केस में कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यहाँ पे लिया गया जिंक के लिए, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही मैंने एग्जांपल देके भी बताया था। अगर Ag+1 इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड बनाता है, रिडक्शन और इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर x है, तो अगर आप 2 मोल ले लोगे तब भी वो x ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो सकती है, ये हमने देखा था। आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं और आज का टॉपिक पे शुरू करेंगे। फिर हमने इससे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, देख लीजिए यहाँ पे, कि अगर दो रिएक्शंस दिए हुए हैं ऐसे, और इन दोनों से जोड़ के कोई एक रिएक्शन बन रही हो, तो उसके लिए कैसे आप वो रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी, तो वो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है गिब्स फ्री एनर्जी का मदद लेके। ठीक है। आइए, अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया था। ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी कि कैसे होता है गैल्वेनिक सेल में। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, आज का पहला टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है। तो ये लॉ कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, देख लो। ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये कहता क्या है, ये कहता है कि आप कोई भी अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे हो, तो वहां पे जो भी मेटल डिपोजिट हो रहा है कैथोड और एनोड पे, उसका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड या एनोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना चार्ज हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, कैथोड, ऐसे कर लेते हैं इसको, एट कैथोड या एनोड इज डायरेक्टली proportional to the amount of charge given या चार्ज फ्लो। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कोई भी मेटल का अमाउंट अगर जो डिपॉजिट होता है, तो जितना ज्यादा हम लोग चार्ज उसमें से पास करते हैं, उतना ज्यादा अमाउंट उसका क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ये किसका कहना था, ये कहना था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया गया, इससे पहले एक लाइन में लिख देता हूं क्या। ठीक है। वो लाइन क्या रहेगी, amount of metal deposited, amount of metal deposited
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज फ्लोन या चार्ज गिवन, चार्ज गिवन या चार्ज फ्लोन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना वरना भूलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये हमको याद रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस चीज को क्या समझते हैं, इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि बस ये लॉ ही बस दे दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कॉपर +2, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड बनाता है। कॉपर +2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसे लिख सकता है कि 1 मोल कॉपर +2 आयन गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर सॉलिड। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 मोल कॉपर +2 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल कॉपर सॉलिड बनाता है। तो यहां से ये लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास करोगे तो कितना डिपॉजिट होगा, विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। और पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस आते हैं, तो वो 2 फराडे के बराबर आते हैं। मतलब अगर 2 फराडे ऑफ चार्ज आप पास करोगे तो कितना डिपॉजिट होगा, विल डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करेगा, 1 मोल ऑफ कॉपर के बराबर वो डिपॉजिट कर देगा। वहीं पे अगर 4 फराडे कराते हैं तो 4 फराडे कितना डिपॉजिट करेगा, विल डिपॉजिट यहां पे लिखना, तो 2 मोल कर देगा, 2 मोल ऑफ कॉपर। और अगर यहीं पे हम लोग कितना कराते हैं, 6 फराडे पास कराते हैं, तो 6 फराडे भी क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, विल डिपॉजिट 3 मोल ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जितना ज्यादा चार्ज पास करा रहे हैं वैसे ही अमाउंट ऑफ कॉपर मेटल क्या कर रहा है, जो डिपॉजिट हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। 2 फराडे चार्ज कराया तो 1 मोल, 4 तो 2 मोल, 6 तो 3 मोल, वैसे ही 8 फराडे कराओगे तो 4 मोल कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और 10 फराडे कराओगे तो 5 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, रिडक्शन वहीं पे होता है। तो ये बात क्या होगी, ये लॉ इससे प्रूफ हो जाती है, ठीक है, ये चीज इससे प्रूफ हो जाती है। अभी इसके लिए फॉर्मूला और सब डिराइव किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब चार्ज निकालने का तरीका होता है वो चीज देख लो। चार्ज Q इक्वल टू होता है, क्या होता है, करंट, क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। ये करंट आपको किस में लेना है, करंट आपको लेना है एम्पियर में, इसको लेना है एम्पियर में, और टाइम लेना है किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, चार्ज निकालने का तरीका क्या है, करंट इनटू टाइम। तो यहां से फॉर्मूला आया क्या, Q इक्वल टू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला है, करंट इनटू टाइम। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो कि 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर, मान लो कितने आवर, 1 आवर, ठीक है। तो अगर 10 एम्पियर ऑफ करंट 1 घंटे के लिए पास की जाती है तो कितना चार्ज वहां से फ्लो किया, कितना किया गया है। तो तुम क्या करोगे, Q कैसे कैलकुलेट करोगे, I इंटू टी। तो I है 10 एम्पियर गुणे टाइम कितना है, 1 आवर, तो 10 एम्पियर गुणे
एक आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, और उससे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 सेकेंड आ जाएगा, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट और 60 गुड़े 60 60, तो यहाँ पे 10 एम्पियर गुड़े 3600 सेकेंड, तो कितना आया 36,000 एम्पियर सेकेंड आया, जिसको क्या तुम बोल सकते हो 36,000 कूलम्ब बोला जा सकता है। तो इस तरह करके तुम क्या कर सकते हो, कूलम्ब UMB, इस तरह करके तुम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एम्पियर और टाइम दिया हुआ हो और करंट और टाइम दिया हुआ है तब, और करंट किस में लेंगे एम्पियर में, और टाइम तुम्हें याद रखना है उसको सेकंड में लेना है। अगर आवर में दिया हुआ है या मिनट्स में दिया हुआ है तो तुम्हें सेकंड में कन्वर्ट कर लेने हैं। ठीक है, और ऐसे तुमको लिखना है एम्पियर इंटू सेकेंड मतलब कूलम्ब, यहाँ पे Q इक्वल टू इतना आएगा, इतना यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तुमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज को। ठीक है, इसको हटा दे, कोई नहीं, ये चीज तुमको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चार्ज निकालना हम लोग सीख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं आपको समझाने की करता हूं कि फॉर्मूला कैसे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे आता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मान लो यहाँ पे तुम क्या लेते हो, यहाँ पे ले लेते हो कॉपर+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है कॉपर सॉलिड। यहाँ पे ले लेते हैं एल्यूमिनियम+3 इलेक्ट्रॉन और लेके क्या बना रहा है एल्यूमिनियम सॉलिड। और यहाँ पे ले लेते हैं मान लो Sn+4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहा है Sn सॉलिड। ये 3 रिएक्शंस हैं और तीनों रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे, ठीक है, अपने अपने तरीके से कि कैसे यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो डिराइव होता है। ठीक है ना, तीनों में सेम आता है कि कहीं चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास कराते हैं कॉपर+2 से, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर+2 से पास कराते हैं तो 1 मोल कॉपर सॉलिड क्या होता है डिपॉजिट होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर सॉलिड क्या होता है डिपॉजिट होता है। अब 1 मोल कॉपर का वेट किसके बराबर आएगा ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं बस लिख के बता देता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब अगर कॉपर के निकालने हैं तो वेट कॉपर का लेंगे, मोलर मास भी किसका ले जाएगा कॉपर का लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के यहाँ पे कितने दिए हुए हैं 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ कॉपर आएगा वो किसके बराबर आएगा मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर आएगा। मोलर मास ऑफ कॉपर इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर। मतलब अगर तुम किसी का 1 मोल लेते हो तो उसमें उस एटम के कितने नंबर ऑफ मोल, अरे कितने वेट आएंगे, मोलर मास उसके मोलर मास ऑफ एटम के बराबर आते हैं, ये तुम्हें ध्यान देना है। तो अब इस चीज को मिटा दिया जाता है, आप लोग समझ चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि अगर मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करूंगा तो वहां पे मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर क्या होगा आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज से 2 फराडे के बराबर, हम ये सब समझ चुके हैं पहले ही। तो मतलब 2 फराडे अगर आप पास करते हो तो कितना आपका मोल, कितना कॉपर का वेट डिपॉजिट होगा, किसके बराबर आएगा मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर आएगा। तो अगर 1 फराडे पास करते हो तो कितना आ रहा है मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2। ठीक है, मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2 ये आ चुका है। अब देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2, तो ये 2 को मैं मान लेता हूं क्या, अगर इस Cu+2 का n फैक्टर देखा जाए तो किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। तो ये रह गया n फैक्टर।
ठीक है। और ये मोलर मास ऑफ कॉपर, तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, वेट, अरे क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर एक फराडे चार्ज पास किया जाएगा तो वो इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, एक फराडे जब तुम चार्ज पास करोगे इसमें से, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ या इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के बराबर जो अमाउंट होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, ये बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एक फराडे में कितना आता है, एक फराडे में हमारा आता है 96,500 कूलाम। अगर पास करोगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के बराबर तुम्हारा अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक कूलाम में कितना होगा, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 96,500, इतना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। दोबारा यहां से देख लिया, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं प्रूव करना चाह रहा हूं, फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो हमने देखा अगर मैं ये रिएक्शन ले लेता हूं तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर सॉलिड बन रहे हैं। तो 1 मोल कॉपर सॉलिड का वेट किसके बराबर आता है, उसके मोलर मास कॉपर के बराबर आएगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो कि होता है 63.5 ग्राम। 2 मोल पास करोगे तब। तो 2 मोल में कितने चार्जेस होते हैं, 2 फराडे के बराबर चार्ज आते हैं। तो 2 फराडे अब चार्जेस पास करोगे तो मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर ही अमाउंट डिपॉजिट होगा। फिर उसके बाद 1 फराडे पास करोगे तो मोलर मास ऑफ कॉपर बाई 2 हो गया। और ये मोलर मास ऑफ कॉपर बाई 2 जो कि एन फैक्टर के बराबर है, वो किसके बराबर आता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर या मास के बराबर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मतलब अगर एक फैक्टर आप एक फराडे चार्ज पास करते हो तो वहां पे इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक फराडे चार्ज में कितने, एक फराडे में कितने चार्जेस होते हैं, 96,500 कूलम्ब होते हैं। तो एक कूलम्ब में कितना डिपॉजिट होगा, ये आ गया। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम क्या होता है, तुम्हारा डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन तुमने ले लिया तो 1 मोल एल्यूमिनियम में कितना उसका अमाउंट आएगा, वो होता है मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर डिपॉजिट हो जाएगा। ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी कि 1 मोल में मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर ही वेट आएगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे, 3 फराडे। तो यहाँ पे कितना डिपॉजिट होगा, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम की बराबर ही डिपॉजिट होगा। तो 3 फराडे में इतने, मतलब ज्यादा का आ गया, कम का निकालना है 1 फराडे में। तो 1 फराडे में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाई क्या, 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 3 आपका यहाँ पे क्या है, एन फैक्टर। अगर एल्यूमिनियम प्लस 3 का एन फैक्टर देखा जाए तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ Sn प्लस 4 का एन फैक्टर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो 1 फराडे चार्ज पास करोगे तो इसमें मोलर मास एल्यूमिनियम बाई 3 इतना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। 1 फराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम। 1 फराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम। तो लिख सकते हो 96,500 कूलम। अगर अगर तुम चार्जेस पास करोगे तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन, ठीक है, अरे हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट। किसके बराबर, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर तुम्हारा अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा 1 फराडे। इसको एक और स्टेप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो 1 फराडे चार्ज पास करने पर इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर तुम्हारा अमाउंट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यहां पे भी 1 फराड में इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के बराबर डिपॉजिट हो जा रहा था।
तो एक फराडे में होते हैं 96,500 कूलम, तो 96,500 कूलम में भी कितना डिपॉजिट होगा? आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर ही अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो एक कूलम में कितना हो रहा है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाई क्या? 96,500 कूलम। ये हम लोग लिख सकते हैं। सेम चीज यहां पे भी करते हैं। देखिए यहां पे लिख सकता हूं कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन अगर तुम पास कराओ, 4 मोल इलेक्ट्रॉन SN4+ लेके क्या बनाएगा? 1 मोल टिन बनाएगा, 1 मोल टिन बनाएगा। तो 4 मोल में 1 मोल बना रहा है, मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 मोल टिन, या उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? वो बराबर होता है मोलर मास ऑफ टिन के। किसके बराबर होगा? मोलर मास ऑफ टिन के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो 4 मोल में कितने चार्जेस आएंगे? 4 फराडे, और उससे कितना डिपॉजिट होगा? मोलर मास ऑफ टिन के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो 4 फराडे में इतने हो गए, तो 1 फराडे में कितने होंगे? मोलर मास ऑफ टिन डिवाइड बाई 4। अब ये तुम्हारा 4 क्या है? 4 यहाँ पे n फैक्टर है, तो ये मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वोल्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि अगर 1 फराडे चार्ज पास करोगे इसमें से, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा? वो अमाउंट बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर वेट डिपॉजिट हो जाएगा। अब 1 फराडे में कितने होते हैं? तो 1 फराडे में होते हैं 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम अगर तुम चार्ज पास करते हो, तो उसमें कितना डिपॉजिट हो जाएगा? वो भी बराबर होगा किससे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के, ठीक है। तो 1 कूलम में कितना आएगा? तो 96,000 में उतना है, तो 1 कूलम में कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे, तो 1 कूलम में कितना आ गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाई 96,500 के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो यहां से ये बात पता चल रही है, एक ही बात यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, फॉर्मूला तो डिराइव करेंगे, कि अगर 1 फराडे लेते हो किसी का भी, अगर तुम 1 फराडे चार्ज लेते हो, तो उसमें कितना मेटल का अमाउंट डिपॉजिट होगा? वो बराबर होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर डिपॉजिट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेम चीज यहाँ पे भी, सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर। फ्रेंड में कितना? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर डिपॉजिट हो जाता, ठीक है, इससे डिपॉजिट हो जाता। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इसको भी सही कर देते हैं, अंदर लिख देते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। सेम चीज यहाँ पे भी 1 फराडे पास करोगे, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से बात पता चली क्या? ठीक है, यहाँ पे बात पता चली व्हेन, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन वन, क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 1 फराडे ऑफ चार्ज deposit deposits the amount of metal equal to its equivalent mass, equal to its equivalent mass, ठीक है। मतलब अगर 1 फराडे आप चार्ज अगर पास करते हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, तो कितना अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा वहां पे? वो इक्विवेलेंट मास ऑफ बराबर होगा उस मेटल के, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, जो कि इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता
है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि एक फराडे चार्ज पास कराओगे तो कितना डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के बराबर, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर, और इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ टिन के बराबर। ठीक है, टिन के बराबर होगा, कितना होगा, टिन के बराबर एल्यूमिनियम आ जा रहा है, टिन टिन और टिन, इक्विवेलेंट मास ऑफ टिन के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे क्या करी गई है, लिखी गई है कि 1 फराडे ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स द अमाउंट ऑफ मेटल इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास या वेट। आइए अब देखते हैं फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फराडे चार्ज पास किया गया, अरे एक कूलम में कितना डिपॉजिट हो रहा था, एक कूलम में डिपॉजिट हो रहा था इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय 96,500, यही था। ठीक है, 96,500। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को कैसे डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को डिनोट किया जाता है किससे, जेड से। इस फॉर्मूले में किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लिखा जा सकता है कि एक कूलम चार्ज पास करने से कितना डिपॉजिट होगा, तो जेड अपॉन 96,500। यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल के बराबर माना गया है। तो अगर मैं वाई मान लो कि जेड कूलम ऑफ चार्ज पास, जेड नहीं, मान लो एक कूलम ऑफ चार्ज पास करता हूं, एक कूलम ऑफ चार्ज, तो कितना डिपॉजिट होगा, एक कूलम से जेड अपॉन 96 है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई जाएगा, जेड अपॉन 96 इंटू 500 इंटू क्यू, कितना आ जाएगा क्यू। तो यहां से फॉर्मूला जो आएगा आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन पासिंग क्यू चार्ज, कितना आया देखो, इतना आ रहा है ना, पासिंग चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है z अपॉन 96,500 गुणे क्यू। ठीक है, ए कूलम ऑफ चार्ज से पास करेंगे तो ए आएगा, ठीक है ना, ए सॉरी यहाँ पे ए है, पासिंग ए चार्ज क्या है, ए ए चार्ज, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए चार्ज। ठीक है, ऑन पासिंग क्या, ए चार्ज। तो ए चार्ज पास करने पे इतना आ रहा है। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, मतलब Q इक्वल टू आएगा I इंटू टी। ठीक है, तो जो चार्ज यहाँ पे पास किया गया है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो क्या, इसको तुम लिख सकते हो Z अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी, ये लिखा जा सकता है। तो जो अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड होगा W, ठीक है ना, ऑन पासिंग चार्ज ए चार्ज, तो किसके बराबर आएगा, जेड अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो ए चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू टी, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, ठीक, किसके बराबर आएगा, जेड अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू, इसके बराबर आएगा, इसके बराबर, ठीक, जेड इंटू आई इंटू टू। ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। फॉर्मूला किसका है, फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे Z कैसे निकाला जाता है, तो Z का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो ये याद रखना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर भी लिखा जा सकता है। मतलब ये फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दोगे तो कितना आएगा, मोलर मास इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई
एन फैक्टर गुणे 96,500, या इसको ऐसे लिख सकते हो मोलर मास गुणे आई इंटू टी डिवाइड बाई एन फैक्टर इंटू फराडे। ठीक है, एन फैक्टर इंटू फराडे लिखा जा सकता है, तो ये भी तुम लिख सकते हो। तो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, जो भी अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है, और उसमें से अगर आपको करंट और टाइम आई इंटू टी है, ठीक है ना, टी है, ये टी है, आई नहीं है, कितना है आई इंटू टी, ठीक है। तो अगर करंट दिया हो, टाइम दिया हो, इक्विवेलेंट या मास ही दिया हो, तो मास अपन एन फैक्टर कर दोगे, जेड का वैल्यू चला आएगा और यहाँ से अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड निकाला जा सकता है। तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला, और ये था क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमें बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग समझ चुके हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ किया हमने, क्या ये चार्ज निकालने का तरीका है। ठीक है, ये हमने क्या किया, पहला पढ़ लिया। ठीक है, ये हो चुका हमारा। आइए आगे चलते हैं। अब क्या, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका फैराडे सेकेंड लॉ। क्या डिस्कस करेंगे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। आज ये इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मैं सॉल्यूशन से पास करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन से, तो जो उनके वेट का रेशियो होता है वो इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल के। ठीक है ना, जो भी वेट का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल के इक्वल आता है। यही कहता है हमारा क्या, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या कहता है देखो, इफ सेम amount of charge is passed through different solutions, different solution, then the ratio of weight of metal is equal to ratio of their क्या, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन से पास किया जाएगा, तो उनके जो वेट ऑफ मेटल का रेशियो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मेटल्स के इक्विवेलेंट वेट के बराबर आएगा। ये हमें बात क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आइए इस चीज को क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, और यहीं पे हमारा ये सेकेंड लॉ भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए दो ही कर लेते हैं, दो से ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूशन है, और इसमें हम क्यू चार्ज पास कर रहे हैं, दोनों में सेम ही पास करना है। ठीक है, तो मान लो क्यू चार्ज पास किया जा रहा है, और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, एक सॉल्यूशन है, और इसमें से भी क्या किया जा रहा है, इसमें भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया जा रहा है, दोनों में क्यू क्यू ही पास कर रहे हैं, क्यू क्यू ही पास किया जा रहा है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो रेशियो आएगा वेट का और इक्विवेलेंट वेट का, दोनों का जो लेना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यही हमको पता करना है, रेशियो से बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे Na प्लस आयंस मौजूद हैं,
और यहाँ पे क्या मौजूद है, मान लीजिए Cu+2 आयंस। ठीक है, ये बात मुझको हमको ध्यान देनी। तो यहाँ पे Na+ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना लेता है, Na सॉलिड बना लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड बना लेता है। यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, वही चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान में देना है। ठीक, आइए शुरू कर दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन लेते हो तो उससे 1 मोल सोडियम ही डिपॉजिट होता है, मतलब 1 मोल सोडियम हमें मिलता है। 1 मोल Na+ आयंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और 1 मोल सोडियम वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। सेम चीज 1 मोल Cu+2, मतलब 1 मोल लेंगे, अरे सॉरी, 1 मोल Cu+2 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 मोल कॉपर सॉलिड बनेगा। मतलब यहाँ पे 2 मोल लेने से कितना बन रहा है, 1 मोल कॉपर सॉलिड हम लोग को मिल रहा है। ये बात आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, अब 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल तो नहीं है, एटॉमिक मास के बराबर। तो 1 मोल अगर तुम ले लेते हो इलेक्ट्रॉन तो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na के बराबर आएगा। सेम चीज यहाँ पे 2 मोल लेते हैं तो कितना आएगा, 1 मोल, मतलब 1 मोल में कितना, मोलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोडियम के बराबर आएगा। 1 मोल का सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम, और 1 मोल कॉपर का मास क्या होगा, मोलर मास लेना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर नहीं, मोलर मास कितना आता है, 63.5 ग्राम आएगा। ठीक है, 1 मोल से इतना आ रहा है। 1 मोल में 1 फराडे होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 1 फराडे में कितना आएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलर मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाई 1, वही चीज आएगी। 1 फराडे में 1 कूलाम चार्ज, तो 1 कूलाम चार्ज, अरे 1 फराडे में कितना चार्ज होता है, सॉरी, 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम में कितना आएगा, मोलर मास ऑफ Na डिवाइड बाई 1, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, अब सही है। ठीक है, तो ये चीज हो चुका हमारा। तो 1 फराडे में कितना होता है, 1 फराडे में आपका होता है बच्चों 96,500 कूलम। तो उसमें किसके बराबर मेटल का मास डिपॉजिट होगा, मोलर मास ऑफ Na डिवाइड बाई 1। तो 1 कूलम में कितना होगा, 1 कूलम में होगा मोलर मास ऑफ Na डिवाइड बाई 1 इंटू 96,500। अब देखो यहाँ पे Na+1 का जो n फैक्टर होता है वो किसके बराबर आएगा, 1 के। तो मोलर मास ऑफ Na और ये किसके बराबर आ गया, या ऐसे कर सकते हो, ये वाली चीज किसके बराबर आ गई, मोलर मास डिवाइड बाई ये क्या है, आपका n फैक्टर है। ये चीज क्या है, n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आ गया, इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ चुका है। तो आपने जब 1 कूलम चार्ज पास कराया तो वहां पे कितना डिपॉजिट हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96,500। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो रही है, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और उधर करते हैं। ठीक है, तो 1 कूलम में कितना आया, देखो यहाँ पे, अब इसी चीज को मैं इधर लिखता हूँ, इसी को मैं इधर ले जाके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 कूलम में कितना आया, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96,500। ठीक है ना, तो 96,500 हमको क्या लिख सकते हैं, 1 फराडे भी लिख सकते हैं। 1 कूलम में क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, डिवाइड बाई फराड। ठीक है, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा W1 मान लेते हैं, W1 जो डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू क्यू चार्ज पास किया गया है। ठीक है ना, क्यू चार्ज पास किए गए हैं तो क्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एफ। क्या हो गया, एफ के बराबर होता है। इक्विवेलेंट वेट किसका लेना है, इक्विवेलेंट किसका लेना है, देख लो यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na इनटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू चार्ज क्या किया गया है, इसके सॉल्यूशन से पास किया गया है। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उस किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na इनटू क्यू डिवाइड बाई एफ। सेम चीज उधर करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मोल
अगर इलेक्ट्रॉन पास करा गया तो मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर डिपॉजिट हुआ। मतलब अगर मैं क्या करूं, 2 मोल लेता हूं यहाँ पे, तो मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होता है। तो 1 मोल में कितना डिपॉजिट होगा, तो मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2, मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2 के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो चीज है यहाँ पे देखो, 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 फराडे के, तो 1 फराडे में कितना डिपॉजिट होगा, मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2। 1 फराडे में चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम, तो 96,500 कूलम में कितना होगा, मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2। ठीक है, मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2। तो 1 कूलम में कितना होगा, 1 कूलम में कितना होगा, मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2 गुड़े 96,500। ठीक है, इतना ही आया। 2 मोल में मोलर मास ऑफ कॉपर के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 मोल में कितना होगा, मोलर मास ऑफ कॉपर बाई 2। 1 मोल 1 फराडे के बराबर होता है मोलर मास ऑफ कॉपर बाई 2। 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको बोलते हैं 96,500 कूलम चार्ज आता है, जिसको अल्टीमेटली 1 फराडे का नाम दिया जाता है। तो 96,500 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा, मोलर मास ऑफ कॉपर बाई 2 के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम में कितना होगा, हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज क्या है, इस Cu+2 का अगर n फैक्टर निकालूं तो कितना आएगा, 2। तो ये जो 2 है यहाँ पे क्या है, n फैक्टर है। क्या है, n फैक्टर। तो मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो आगे चलते हैं, तो 1 कूलम में कितना हुआ, मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 2 इंटू 96,500, इतना था। और ये आपका क्या है, n फैक्टर। क्या है, n फैक्टर। तो 1 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा अमाउंट, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है ना, क्योंकि क्यू चार्ज पास कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 96,500 क्या लिखा जाता है, एफ, तो यहाँ पे क्या गया, एफ। तो 1 कूलम चार्ज पास करेंगे मतलब, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर गुणे क्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, वेट यहाँ पे लिखना है, ये हो गया W2 के बराबर। किसके बराबर हो गया, W2 के बराबर। आइए अब W1 और W2 का क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, वही चीज प्रूफ करना है। ठीक है ना, यहाँ पर रेशियो ऑफ W1 एंड W2, तो W1 अपॉन W2 किसके बराबर है, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट, W1 किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या था, फराडे था, यही था। ठीक है, यही चीज थी। अब पूरे से डिवाइड है यहाँ पे किसके, ठीक है, W2 को क्या लिखेंगे, W2 यहाँ पे है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या, फराड। क्या आ रहा है यहाँ पे, फराड, इसको लिख लेते हैं ऐसे, क्या आएगा यहाँ पे, फराडे के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, रेशियो पता करना है, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा देखो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तो W1 बाई W2 इक्वल टू देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na इंटू क्यू, तो क्यू में किसका मल्टीप्लाई हो गया है, F का, डिवाइड बाई इसका किस में मल्टीप्लाई हो गया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू क्या है, क्यू इंटू एफ। तो यहां से क्या होगा, यहां से चीजें कैंसिल होंगी, देखिए क्यू और क्यू कैंसिल और एफ कैंसिल, तो W1 बाई W2 रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको क्या रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हटाते। तो ये क्या रखोगे आप, ये चीज याद रखोगे।
ठीक है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया था, if same amount of charge is passed through different solution, the ratio of their weight, the ratio of the weight of metal deposit is equal to the ratio of their equivalent weight या mass of metals के बराबर आता है। ये चीज हमने क्या कर दी, यहाँ पे प्रूफ कर दी। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला, आते हैं, ठीक है। तो एक ही स्लाइड में दोनों लॉस को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आपको देखनी है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, इसको क्या नाम दिया गया, डब्ल्यू। ओके, इसके बराबर आएगा Z अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी के बराबर आता है। Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइड बाई एन। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर कैलकुलेट करना है तब ये चीज आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। ये वाली चीज याद रखना, डिलीट, ये दो चीजें क्या करोगे, याद रखोगे, ये वाली चीज और ये वाली, ठीक। तो ये दोनों चीजें याद रखोगे आप। आते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ही लॉ है, उसी को याद रखना है। क्या है वो, W1/W2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, अगर 1 ले रहे हो तो 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 2, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कंक्लूड होता है, ये एक ही स्लाइड में कंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। बस यही याद रखोगे तो यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये वाली चीज याद रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक, ठीक, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना होगा, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं क्या, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ लिया। अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अगर मोल्टेन NaCl है तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, मोल्टेन NaCl। तो पहला तो यही डिस्कस करने वाले हैं, मोल्टेन NaCl क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, ठीक है। प्रोडक्ट की बात, तो देखो मोल्टेन NaCl जो होता है तुम्हारा, उसमें जो Na लिक्विड और Cl माइनस भी किस में होता है, Na प्लस लिक्विड और Cl माइनस भी किस में होता है, मोल्टेन स्टेट में प्रेजेंट होता है, और इसमें और कुछ आयंस मौजूद नहीं होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस यही मौजूद होते हैं। तो अगर तुम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, अगर तुम इसका क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो यहाँ पे, ठीक ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया जाता है यहाँ पे,
उसको बैटरी के सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे मोल्टेन NaCl इसमें क्या कर दिया जाता है, वेजल में रख दिया जाता है। यहाँ पे तुम्हारे मोल्टेन NaCl होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये है मोल्टेन NaCl, मोल्टेन Na, ठीक है। ये वाला इसको बोलते हैं कैथोड, कैथोड पे होता है नेगेटिव। इसको बोलते हैं एनोड, एनोड पे क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड पे निगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान देनी है, इनको हम लोग प्रोसेस के बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। एनोड और कैथोड पहले लेक्चर में बताया है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब Na प्लस Cl माइनस मोल्टेन स्टेट में है तो दो आयंस मौजूद होंगे, एक होगा Na प्लस और दूसरा होगा Cl माइनस। ये दो आयंस मौजूद होंगे और इसके अलावा कोई नहीं मौजूद होगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे कौन सा कलर लिया जाए, ब्लू वाला दिखता है क्या तुम लोग को, ठीक है, आ जाओ। तो प्लस वाला किधर जाएगा, प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला किधर जाता है, प्लस की तरफ, ठीक है। और ये माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ। तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl माइनस का, और कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस का। तो यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्शन एट एनोड, तो क्या होगा, Cl माइनस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और यहाँ पे 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन बना लेगा। ये बात तुमको क्या धरनी है, ध्यान में रखनी है। ये रहा मोल्टेन NaCl का प्रोडक्ट एट एनोड, ठीक है ना। एनोड पे ये प्रोडक्ट बनेगा। 1/2 Cl2 बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि 1/2 लगाओ, 2 भी लगा सकते हो। 2, अरे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Cl, कैसे लिखोगे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम। कैसे लिख सकते हो, अगर 1/2 तुमको नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हो। तब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तुमको गेन करवाने पड़ेंगे सोडियम को। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख जा सकता है रिडक्शन, रिडक्शन होगा यहाँ पे। रिडक्शन किसका होगा, Na प्लस 1, और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बनेगा, Na, ठीक। तो Na सॉलिड बनाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे लिख लेना, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2Na सॉलिड, बस ये आ गया। ऐसे ही करके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस आउट करना होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है तुमको, प्रोडक्ट मिल रहा है तुम्हें क्या, Na सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 गैस, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl में ये प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पहला हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, ठीक है, ये पहला चीज हमने डिस्कस कर लिया है। अब और भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, और डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का और कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का कैसे किया जाता है, उसमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ये सब चारों हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो बाय।